क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जो खुद एक बेहतरीन सिंगर और मुझसे कई गुना ज़्यादा काबिल होस्ट एंड मेरे उस्ताद भी, इन द सेंस दैट ही वाज द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट मीडिया पर्सन इन माई होल लाइफ जिनको मैंने इंटरव्यू किया था। हर जगह बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, और इनकी मोहब्बत, प्यार और खुलूस रीज़न है कि मैंने होस्टिंग कंटिन्यू की। क्योंकि उस दिन अगर एक्सपीरियंस बुरा होता, जो आपको पता है मैं डरी हुई थी, और मेरी चची के घर पे हम थे, आमना चाची के घर, और आपने कितनी मोहब्बत और प्यार से अदील भाई मुझे मैनेज किया और साथ लेके चले। और अदील भाई हर किसी के साथ ऐसे हैं, जुगन काजिम के साथ नहीं। जुगन काजिम नोबडी न्यू मी, मैं क्या थी, आई वाज जस्ट समवन रैंडम जो जिसको शौक चढ़ा मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप जैसा कोई भी नहीं है और अल्लाह आपको भाग लगाए और नजर बद से बचाए। और अदील भाई जब हम बात करते हैं जश्न आज़ादी की, आइए 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 आइए, तो अदील भाई जब हम जश्न आज़ादी की बात करते हैं या आज़ादी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हाई अचीवर्स की, व्यूअर्स, उन लोगों की जिनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू पाकिस्तान। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस अदील भाई की जितनी हैं, कम ही आजकल के किसी सिंगर की होंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना सिर्फ आपने नेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट हर अवार्ड हासिल किया, इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको रिकग्निशन मिली, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ और मज़ीद और लोगों को पता चला कि एक मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे लोग बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे और नफीस इंसान भी हैं। सो अदील भाई, जब हुब्बुल वतनी की बात करते हैं या नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है? क्योंकि इंशाल्लाह कल 14 अगस्त है, हमने एक जर्नी स्टार्ट की, और उस जर्नी को, क्योंकि कल स्पेशल एक प्रोग्राम होगा, तो हमारी सेलिब्रेशन मॉर्निंग एट होम की आज की है। सो क्या कहेंगे आप? देखिए, हम कुछ भी कर लें, हम अपने साथ मुंसलिक अपने मुल्क का नाम नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने दियार गैर में जाके नेशनैलिटीज़ ली, वहाँ सेटल्ड हुए, लेकिन उन प्यारे पाकिस्तानियों के पास वो सेटिस्फैक्शन और मुतमईनी नहीं है। ना हम अपने वालिद साहब का नाम बदल सकते हैं और ना ही अपनी सरज़मी का नाम बदल सकते हैं। अब ये हमारा ख़मीर इसी मिट्टी में है, तो हमें इससे जुड़े रहने में ही हमारी आफ़ियत भी है और सरबुलंदी भी है। मैंने ये देखा कि हमारे पाकिस्तानी, यकीन कीजिए कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क से प्यार भी बहुत करते हैं। कभी भी कोई ऐसा मौका हो, मैंने देखा कि पाकिस्तानी पाकिस्तानियत से पीछे नहीं हटे। भैया आप देखें, मार्का हक इसी साल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और एक मुंह तोड़ जवाब हर उस इंसान को, हर ऐसी पर्सनैलिटी को, हर ऐसे मुल्क को, हर ऐसे इलाके को जो मैली नज़र उठा के पाकिस्तान को देखा था, मुंह तोड़ जवाब दिया। हाल ही में फ्लड्स, और जब हम बात करते हैं ज़लज़लों की, अर्थक्वेक्स की, फ्लड्स की, तो ऑब्वियसली उन स्टेजेस पे तो हम लोग कलेक्टिवली हमने काम किया, लेकिन जब यूनिटी की ज़रूरत हुई तो तब भी हम कभी पीछे नहीं हटे। कभी पीछे नहीं हम हटे। और मुझे एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगती है कि हर साल ही, अभी भी आपके शो के लिए मैं रुका हुआ था, तो अब मैं चला जाऊंगा वहाँ। अमेरिका में 14 अगस्त के हवाले से हैं, टोरंटो में है 14 अगस्त के हवाले तो से 50-50, 60-60 हज़ार लोगों की तादाद के लोग जमा हुए होते हैं। यकीन करें, दियार गैर में जाके जब मैं 14 अगस्त के हवाले से इतने इतने बड़े जमे गफ़ीर और इज्तिमात देखता हूँ, सर फ़ख्र से बुलंद हर हो जगह आपका झंडा नज़र आ रहा है, ऑडियंसेस भी उसी तरह तैयार है, साथ गुनगुना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं एक मज़े की बात बताऊं आपको व्यूअर्स, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा जब बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग द मीडिया बाहर थी, और वहाँ पे जब पढ़ भी रही थी, तो जब 14 अगस्त आई तो बहुत पाकिस्तान याद आया। तो मुझे किसी ने कहा टोरंटो चलते हैं, मिसिसागा साइड पे ना बड़ा अच्छा वहाँ पे इवेंट था। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, वहाँ पे साउथ एशिया के बहुत से लोग आए हुए थे। हाँ। पाकिस्तानी भी थे, श्रीलंकन भी थे, बांग्लादेशी भी थे, इवन इंडिया के भी लोग आए हुए थे। बहुत ज़्यादा। सो बात यह है कि पाकिस्तान से जो नहीं भी प्यार करना चाहता वो प्यार करता है मजबूरन, पता नहीं कुछ हमारी मिट्टी में ऐसी चीज़ है। और उन शोज़ की सबसे दिल छू लेने वाली बात ये होती है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से गीत गाते हैं, और उस पर इतना बड़ा इज्तिमा। यकीन मानिए कि मैं अगर इसमें सच बोलूँ तो मैंने वतन अज़ीज़ में रहते हुए भी 14 अगस्त के हवाले से इस कदर बड़े इज्तिमात नहीं देखे। यानी 50,000, लाख, 2 लाख लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं,
और वो झंडे उन्होंने पकड़े हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की सेंटिमेंट और इमोशन होती है। और आज़ाद मुल्क में सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछे जो नहीं ले पाते। साथ ही कश्मीर है, हमारे कश्मीरी भाई बहन, गाज़ा में जो हमारे भाई बहन तड़प रहे हैं, इंसान है ना, इंसानियत का तो रिश्ता व्यूअर्स कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। और अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस्लाम तो आलम इंसानियत के लिए आया था। पैगाम ही ये था कि लव एवरीवन। वाह वाह, वाह वाह। तो हम तो प्यार करने वाली कौम है। हाँ, सताएंगे, शायद हम इग्नोर करेंगे, ज़रा ज़्यादा तंग भी करेंगे तब भी इग्नोर करेंगे, लेकिन जब आप अटैक करेंगे या हमारे मुल्क की दिफा की बात आएगी तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और आवाम पीछे नहीं खड़ी रहेगी। मेरा ख्याल हो है ही नहीं सकता। ये दो लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं आज के दिन के लिए कि दोस्त बन के आओगे तो खीर देंगे, दुश्मन बन के आओगे तो चीर देंगे। बेशक। अच्छा, एक बात, उस डब्बे के अंदर एक खजाना है पुराना सा जो नया होके वापस है, मैं उस पर ज़रा सी बात करना चाहूँगी अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो। ज़रा मुझे आपके पास, आपको याद होगा व्यूअर्स, एक पॉइंट पे सीडीज़ वर वेरी वेरी इन, मतलब उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आ गई, वेरियस ड्राइव्स आ गई और एप्स वगैरह आ गई। बट अदील भाई की कंट्रीब्यूशन मैं आपको एक तरह से दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स जी। ये आपने बड़ा अच्छा कहा, ये इसका चौथी दफ़ा रिलीज़ हुई है ये मेरा वतन। और ये वो प्यारा अवार्ड है जो यकीनन मेरे बच्चों और मेरी फैमिली के लिए भी एजाज़ रहेगा कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा के बाद जो लिखा पढ़ा अवार्ड दिया गया किसी सिंगर को, वाहिद आप है। पहले मैडम नूरजहाँ का बहुत बड़ा एजाज़ है और मेल में तो आप ही हैं अस्करी सिंगर का ये दिया गया। और इस दफ़ा भी जब वतन अज़ीज़ में ऐसे हालात थे तो फिर मुझे प्यारे दोस्तों ने कहा कि दोबारा तराने आप बनाइए, तो फिर मैंने इस्लामाबाद वगैरह में बनाए। और देखिए, तरानों से उस तरह से पैसे तो नहीं बनते। देखिए, मैं थोड़ा सा एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। सिंगर्स इसीलिए अपने लाइफ टाइम में एक मैक्सिमम 2 तराने गाते हैं, मैक्सिमम 3 के जी हमने अपने मुल्क को एक ट्रिब्यूट पेश किया और ये हमारी एक कंट्रीब्यूशन हो गई। ज़्यादातर लोग, आपको पता है, इस तरफ नहीं आते कि पूरी की पूरी एक एल्बम डेडिकेट कर दें या एक सीरीज़ बना दें कि पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ आपको फ्री में टेलीविजन पे मिलती है वो क्यों कोई खरीदेगा। तो आपने तो ज़्यादातर अपने करियर को फोकस कर दिया पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पे। जुगन, ये सच है कि मैं ज़िंदगी में अब उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ हार जीत से बहुत आगे ज़िंदगी है। और जो तहज्जुद की नमाज़ों में मैंने दुआएं मांगी थी या अम्मी जान ने मांगी थी या दोस्तों ने, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने हर लिहाज से मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नवाजा है। तो अब उस तरफ ध्यान नहीं जाता, अब ये जाता है कि वो वाले कर्ज़ जो इस मिट्टी के हवाले से भी हमारे ऊपर हैं हमें चुकाने हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हम आज के दिन उन पुराने दोस्तों को भी अगर याद करें, जैसे मसूद राना साहब, हमारा परचम, मिल्लत का पासमा है, मोहम्मद अली जना, ए वतन हमें तेरी, शम्मा के मतवालों में, नैयरा नूर, नहीद अख्तर। अच्छा, इन लोगों की अब हम बात करेंगे आगे जाके, क्योंकि जब हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे, क्या पस मंज़र था पाकिस्तान बनने से पहले, फिर उसके बाद क्या मामलात हुए, एंड हाउ वी कैन बी गुड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, तो म्यूजिकल एंड पे और आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैं बात करूँगी। तो अदील भाई, जल्दी से किचन में भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आज एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, अनदर हाई अचीवर, अनदर पर्सनैलिटी जिन्होंने पाकिस्तान से में और पाकिस्तान से बाहर हमारा नाम रोशन किया, शी पुट अस ऑन द मैप एज अ पॉप सिंगर। उनकी भी डेथ एनिवर्सरी, उनको भी अभी हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। लेकिन पहले हुब्बुल वतनी की अगर बात कर रहे हैं तो मेरी प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस जश्न आज़ादी इज़ अराउंड द कॉर्नर, बस कल ही को तो बात है। हाँ बिल्कुल। तो हुब्बुल वतनी एंड एज ए यंग पर्सन बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, आप क्या कहोगे? रेसिपी मैं आपसे लूँगी किचन में आके, क्योंकि आज हम एक और ऐसी चीज़ से रिलेटेड रेसिपी बना रहे हैं विच इज़ वेरी पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो उस पर हम बात करेंगे और मिठाई कुछ बन रहे हैं और आम कुछ नज़र भी आ रहे होंगे आपको, तो हम उस पर बात करेंगे। बट एज अ यंग पर्सन, हुब्बुल वतनी के बारे में क्या कहोगे? हुब्बुल वतनी के बारे में मैं यही कहूँगी कि आप कहीं भी चले जाओ, बेशक आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री में चले जाओ, बट आपने अपने मुल्क को खुद जाके रिप्रेजेंट करना होता है कि आप हैं कौन, आप किस मुल्क से हैं। आपके मतलब कि एक तो आपकी लैंग्वेज, आपकी बातचीत करने का अंदाज़, आप मतलब पूरे के पूरे बताते हो कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ से आए हो और कौन से मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि सबसे अच्छे तरीके से मतलब कि पेश आएँ, रिस्पेक्ट करें
और अपने सीनियर्स को सीनियर्स माने। और साथ ही साथ मैं एक और छोटी सी चीज़ कहूँगी कि अक्सर हम 14 अगस्त पे वो झंडियाँ वगैरह लगाते हैं और वो बाद में पाँवों के नीचे आ रही होती हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आपको पता है मुस्तन्ना, मैंने बल्कि एक इससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी, घर पे बच्चों के साथ ना फ्लैग लगा रही थी, तो एक दो दफ़ा ना बच्चों के हाथ से ना झंडी ज़मीन पे गिरने लगी। उसी वक्त रोका, मैंने कहा बेटे ये आपकी रिस्पेक्ट है, ये ऐसे है कि आप मामा को ज़मीन पे फेंक दें। आप मामा को फेंकेंगे क्योंकि नूर 4 साल की है, हसन 8 साल का है। मैंने उनको उस तरह से समझाना है जैसे वो अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कहा आप मामा को ज़मीन पे फेंकेंगे? नो मामा। तो मैंने कहा अगर आप मामा को ज़मीन पे नहीं फेंकेंगे तो आप फ्लैग को कैसे फेंक सकते हैं? ये फ्लैग तो मामा का भी मामा है, की भी मामा है, ये मामा भी है, ये मामा की मामा भी है और बाबा भी हैं। तो फिर उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। हमने घर में झंडियाँ भी लगाई, हम 1 अगस्त से ही ना हमने थोड़ी थोड़ी रौनक, ऊपर जाके हमने जब फ्लैग लगाया तो उसको अच्छे से बांधा। तो बच्चों ने कहा ना कि मामा लेट्स लीव इट हियर, मैंने कहा नहीं बेटा बांधना है, फ्लैग नीचे गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सो आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात रेज की और अदील भाई आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री कि भाई ये झंडा, ये फ्लैग हमारा फ़ख्र है, इसकी रिस्पेक्ट करना और इसको इसकी ड्यू रिगार्ड देना आपका, मेरा, हम सबका फ़र्ज़ है। क्योंकि ये बारिशों का मौसम है और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 2 दिन के बाद हमें उसी जिम्मेदारी से इस परचम को एहतराम के साथ उतार लेना चाहिए और झंडियों को भी। वही ना, वो कोई 13 या 14 अगस्त का सिर्फ एक शौक नहीं होता, वो आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे मैं एक और बात भी पॉइंट आउट करूँगी इन्हीं की बात से, ये जो वन व्हीलिंग और ये जो ऊंचे ऊंचे हॉर्न बच्चे बजा रहे होते हैं, देखें जब हम बात करते हैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान तो कुछ उसूल हैं, कुछ लॉज ऑफ द लैंड है। वन व्हीलिंग अलाउड नहीं है, ये गैर कानूनी काम है, सोचने की बात है। आप मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप कानून तोड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात आ जाती है। ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजाना, नॉइज़ पोल्यूशन अपनी जगह। देखिए व्यूअर्स, हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ादी अस्पताल के बिस्तर में मना रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में छोटे छोटे 2-2 साल के, 2-2 महीने के, 6-6 महीने के बच्चे हैं जो रात के वक्त सो रहे होते हैं। तो जब उनके घरों के बाहर ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजाते हैं, अस्पतालों के बाहर, तो थोड़ा सा भी हो, जैसा कब्रिस्तान के पास हम एहतराम से गुजरते हैं, उसी तरह एहतराम और तमीज़ का दायरा हमने नहीं छोड़ना। सेलिब्रेशन के लिए पार्क्स हैं, उनके अंदर ये इज्तिमात होते हैं, वहाँ पर आप जो भी जश्न अपनी खुशी से मनाना चाहते हैं ज़रूर मनाइए। और रोड्स के ऊपर चलते चलते गाड़ी रोक के बाहर आके डांस करना और पीछे वाली पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है तो रुकी हुई है, तो ये इस दफ़ा भैया हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, बंदा फंस जाता है। अब देखिए कुछ लोगों ने ज़रूरी भी कहीं जाना होता है, जैसे कि एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल पहुंचना है, आखिरी सांसें अगला बंदा ले रहा है और आप गाड़ियां नहीं हिला रहे हैं क्योंकि किसी बंदे ने रोड पे डांस करना है। तो व्यूअर्स सेलिब्रेट करें, लेकिन सेलिब्रेशन के भी कुछ तकाजे, कुछ डिमांड्स और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम यहाँ पे अदील भाई की इजाज़त से ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं होंगी किचन में। आज अदील भाई हेड टू टो ग्रीन एंड वाइट है, इनके कपड़ों को हमने कुछ नहीं होने देना। जबकि बाय द वे इनके घर का खाना फेमस है, देसी सौगात जो इनके घर में, वैसे तो वेस्टर्न खाना भी, देसी सौगात जो इनके घर में थी, अनबिलीवेबल फूड इन हिज हाउस, सुरीला खाना। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद किचन में, और किचन के बाद हाई अचीवर, और उसके बाद बेसिकली अदील भाई एंड आई आर गोइंग टू बी को होस्टिंग, हिम मेन होस्ट, मी सपोर्ट होस्ट। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई हर तरफ मैंगो मैंगो हुआ है, एक्चुअल फ्रेश मैंगो भी है, मैंगो कस्टर्ड भी यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पे मैंगो जेली भी बन रही है, उसके अंदर मैंगो प्यूरी है। बेटे खैर है, क्योंकि मैंगो डिलाइट आज पाकिस्तान के बल्कि लाहौर के सारे आपने आम खत्म करने, खुशी का दिन है तो क्यों ना कुछ अच्छा मीठा तो बनना चाहिए। और क्योंकि मैंगो डिलाइट और मैंगो ऐसी चीज़ है कि हर कोई खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे इसको मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने पानी और जेली जो है वो कंबाइन कर दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, जेली ऑलरेडी बहुत मीठी होती है,
अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो इतनी मीठी जेली के अंदर और चीनी डाल देते हैं नहीं, और वो बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर तो आप बिल्कुल वो रेडीमेड इंस्टेंट जेली यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ पहले से मौजूद होता है, तो उसके अंदर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 कप पानी और उसके अंदर वो आपने मिक्सचर डाल के उसको पकाना है। 1 से 2 बॉयल आने की देर आपकी जेली रेडी है, तो उसको बिल्कुल आपने ओवर कुक नहीं करना। बिल्कुल। सो बैक टू द रेसिपी, आज हम जैसे कि बना रहे हैं। अच्छा, ये मैंने किसी चीज़ में सेट करनी है या किसी ऊपर पोर करनी नहीं, है? आज हमने पोर करनी है। जब हमारा ट्रैफल बिल्कुल असेंबल हो जाएगा ना, मैंगोस का फ्लावर बना के उसके ऊपर आएगी। तो ये मैंने क्या किया है? कोई बात नहीं, अब छोड़ दूँ उसको। हाँ जी, यहाँ पे हम दूध डाल रहे हैं। यहाँ पे हम दूध डाल कितना? रहे हैं, 1 लीटर दूध है तो टोटल डाल दूँ? हाँ जी, पूरा डाल दें। और कस्टर्ड की एक मज़े की बात ये होती है व्यूअर्स कि आप कस्टर्ड ज़्यादा भी बना लें तो बच्चे बाय इटसेल्फ भी बड़े शौक से खाते हैं। आप फ्रूट कट करके इन कस्टर्ड डाल दें तो वो भी आपकी एक तरह मैंगो डिलाइट ही बन मैंगो जाती डिलाइट है। बन जाती है। तो मैं सबसे पहले इसकी रेसिपी बता देती हूँ, तो बाद में साथ साथ हम बनाते रहेंगे। तो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंगो डिलाइट बनाने के लिए वो है 1 लीटर दूध और 1.5 किलो आम है, 4 खाने के चम्मच चीनी है और कंडेंस मिल्क अकॉर्डिंग टू योर शुगर टेस्ट, आप जितना भी डालना चाहते हैं, और साथ ही साथ 2 कप है क्रीम और बिस्किट्स। बिस्किट आपने अनस्वीटेंड बिस्किट लेने हैं, ठीक है, और आपने ये करना है कि उसकी एक तो पहले बेस लगेगी, बेस लगने के बाद उसके अंदर हम ये जो फ्रेश मैंगो है ना, जब आप मैंगो को हाथ से स्क्वीज़ करेंगे ना, उसका जूस निकलेगा, उसका जूस निकलेगा जो हम इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और वो जो बिस्किट्स होंगे वो उस जूस को सॉक कर लेंगे और नरम हो जाए। और नरम हो जाएंगे और प्रॉपर आपके बिस्किट में से भी एक मैंगो का एक्चुअल फ्लेवर आएगा। बिल्कुल। और अगर वो ऑप्शन नहीं भी है तो आप मैंगो मैंगो जूस जूस भी डाल डाल लें, सकते हैं। बिल्कुल। But क्योंकि वो असल नहीं होता तो इसलिए मेरे को खास पसंद नहीं है। बिल्कुल प्रिजर्व्ड होते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताना था कि मैंगो डिलाइट और मैंगो ट्रैफल में एक फ़र्क है जो मतलब कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता। वो हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि आप मैंगो ट्राइफल टाइप चीज़ बन रही है, उसमें केक नहीं होता। उसमें केक नहीं होता। जो ट्राइफल आ जाता है, ट्राइफल में आप कॉकटेल भी डाल देते हैं और केक भी ऐड कर देते हैं, वो आपका ट्राइफल बन जाता है। जो मैंगो डिलाइट होता है ना, लाइक इट्स अ ब्लेंड मिक्सचर ऑफ क्रीम, कस्टर्ड एंड फ्रेश मैंगोस एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स फ्रेश मैंगोस एंड जेली। एंड जेली। जेली नहीं भूला करो, जेली मत भूला करो। जेली तो जेली सबकी फेवरेट। जेली सबकी फेवरेट है। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? दूध जो है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आने का हम वेट कर रहे हैं और जो चीनी इसमें डलेगी? हाँ जी, चीनी डलेगी। हाँ जी। सो हम इसमें शुगर डालेंगे इतनी। नहीं रुके, अच्छा, आप चीनी और उसको पहले, असल में लोग क्या करते हैं कि ठंडे दूध के अंदर ना अक्सर डाल देते हैं हाँ चीनी डाल custard। दे और वो डिज़ोल्व नहीं होता सही से और लम्स बन जाते हैं। और जो चीनी है 1 लीटर दूध में जाएगी 4 खाने के चम्मच, एग्जैक्ट 4। याद रखें हर चीज़ मीठी है, हर चीज़ इसमें मीठी जा रही है, तो जब आप हर चीज़ मीठी डाल रहे हैं तो आपको को एहतियात। बैलेंस रखना पड़ेगा। और वैसे भी 1 लीटर दूध की चाहे आप खीर बनाएं, पुडिंग बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये फिक्स कर लें कि 4 चम्मच ही चीनी जाएगी। ब्रिलियंट। टेबल स्पून। बिल्कुल 4 खाने के चम्मच टेबल स्पून। इसको मैं मिक्स करती हूँ। आप मिक्स करिए, मैं इसको डाल दूँ Okay. अगर? हाँ, क्योंकि ये कस्टर्ड। अच्छा, अब स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हमने कस्टर्ड बनाना है, ठीक है। अब कस्टर्ड जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, एक हाथ से आपने विस्क करना है और आपने ठंडे दूध के अंदर जो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है वो 4 टेबल स्पून है, 4 टेबल स्पून है और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। 4 टेबल स्पून कस्टर्ड, 4 टेबल स्पून शुगर। Sugar। सिर्फ एक एडिशन, अगर आप कस्टर्ड बाइट सेल्फ बना रहे हैं ना, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप उसके बाद एंड में ना उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी डाल क्रीम दीजिएगा। भी डाल दे। जब आप उसके अंदर क्रीम भी डाल देंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत क्रीमी सा और मज़े का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्रीम डाल रही है, तो इसलिए कस्टर्ड में आपको इस केस में क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है। और क्रीम आपने तब डालनी है जब इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा, बिल्कुल गरम गरम में क्रीम नहीं डालनी। बिल्कुल। और ये भी हमने मैंगो और कस्टर्ड डाला है। मैं डिश में बिस्किट्स असेंबल करती हूँ। ठीक है। और फिर पहले लेयर गया बिस्किट्स का, उसके पहला बाद लेयर गया बिस्किट्स का। अब ये जो आम की गुठली है ना, ये आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको हाथ से आप स्क्वीज़ करेंगे ना, ये देख लें इसका मैंगो जूस निकल रहा है। ठीक है। सो गुठली को इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कुरेदो इट, अगर आप उसको स्क्वीज़ कर लेते हैं, एंड ऑब्वियसली मेक श्योर आपके हाथ अच्छी तरह वॉश हुए हैं एंड हुए नीट हों। एंड क्लीन है, क्योंकि ये वाला काम जो है ना वो ग्लव्स के साथ करेंगे तो आपका हाथ से ही स्लिप होता रहेगा। और वैसे अच्छा, गुठली कस्टर्ड, खाने का मज़ा भी बहुत आता है। हाँ, गुठली खाने का भी बहुत मज़ा आता है और ये मैसी काम ही है ये। बहुत ज़्यादा, वैसे ही अकेले में करने वाला काम है। हाँ जी। तो ये बताओ, ये मुझे लग रहा है कि रेडी सा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल रेडी हो रहा है। हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा चूल्हा इसलिए कम किया कि मुझे लग रहा था कि वो नीचे से। अच्छा, एक चीज़, कस्टर्ड जैसे ही आप अंदर डाल देते हैं ना दूध में, वो लगना शुरू हो जाता है, तो स्पून को हिलाते रहना
इज़ द ट्रिक टू मेकिंग श्योर कि वो ख़राब ना हो, और जब क्योंकि वो नीचे से ज़रा सा भी जल जाता है ना या ज़रा सा कुक हो जाता है तो फिर उसका जायका ही बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी, आ गए हम यहाँ पे वापस चूल्हे की तरफ जी। और ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से फ्रेश मैंगोज़ का जो जूस है वो बिस्किट के अंदर चला गया। अब जो हमारी जो सेकंड लेयर होने वाली है वो कस्टर्ड की है। वो कस्टर्ड की है। कस्टर्ड आपने इतना थिक करना है कि वो एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, बट इतना थिक नहीं करना कि वो बिल्कुल ही वो खीर टेक्सचर टाइप, क्योंकि याद रखिए कस्टर्ड ने सेट भी होना होता है, तो जब वो सेट होता है तो वो वैसे भी थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म ले लेता है। और उसके अलावा जब आप इसको जेली में उसके ऊपर बिस्किट्स के बाद डालेंगे तो कुछ हद तक बिस्किट्स भी अब्जॉर्ब, जेली भी हम कर लेते हैं, हाँ क्योंकि अब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा कुछ ठीक है। तो ये अब मुझे बताओ कि ये अब आप, इज़ दिस रेडी? यस, इट्स रेडी। ओके, आवर कस्टर्ड इज़ नाउ रेडी। तो आप अब अपने कस्टर्ड को अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। सो अब नेक्स्ट लेयर इज़ कस्टर्ड। कस्टर्ड के बाद फिर मैंगो आएगा? नहीं, कस्टर्ड के बाद क्रीम आएगी, क्रीम के बाद अगेन बिस्किट्स आएंगे, ठीक है, अगेन बिस्किट्स, देन कस्टर्ड। अच्छा चलो, और बिल्कुल टॉप पे आपके मैंगोज और जेली आएगी। और जेली को इस तरह मैंने अजाम्बल करना है कि वो जो एक प्रॉपर मैंगो केक वाली फिनिशिंग नहीं होती, ऊपर से वो जो क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहे होते ओह हैं, वाओ, उस टाइप की करनी अब वो है। हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। ना हुआ तो नहीं इंशाल्लाह, फिर क्या सजा है? एक तो जश्न आज़ादी पे बिल्कुल कल हमारी सेलिब्रेशन वो वाली मैं हो फिर जानी से- है, मैं तो फिर मैं बिला दोबारा वजह बनाऊंगी ऑन एयर वो वाला। मारूंगी तो मसला बनेगा ना। हाँ बिल्कुल, हमारी जेली भी यहाँ पे कुक हो रही है। सो अब जो है बिस्किट इसको- हो गया, मैंगो का जूस हो गया, या मैंगो का मैंगो जूस हो गया। हाँ, वंडरफुल। अभी देखिए ना, तय दर तय जो है वो होगा। अभी इसके बाद मैंगो, देन क्रीम। मैंगो, और इसको आपने ठंडा करके देन मैंगोज लगाने हैं, क्योंकि फ्रूट्स या तो पानी छोड़ देते हैं या ब्लैक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बस मेरे ख्याल से दैट्स इनफ। अभी आपने और भी तो 2-3 लेयर्स लगाए। जी, अच्छा, अब जेली साहब जो हैं वो भी, तो इसको ये कितनी है- देर कुक करूं मैं? इसको अभी 1-2 बॉईल आने दें अच्छे से। एक तो बॉयल अच्छे से आने दूं, ठीक है। तो ये इसके बॉयल सारे। अच्छा, हमने अभी इसका बिस्किट का एक और लेयर डाल दिया। अगर आप जल्दी में हैं तो ये बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत क्योंकि अच्छा। बिस्किट जो है वो उसको कूल डाउन कर देगा, ऊपर से आप आम डालेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा, राइट? राइट। देखिए, मीठा भी एक पूरा आर्ट फॉर्म है। हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई है, हम लोग हमेशा देसी चीज़ें वो जो होता है ना बना रहे होते हैं। और मैंगो डिलाइट की भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। मैंने भी एक मैंगो डिलाइट की रेसिपी शेयर की थी पिछले दिनों ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि हमेशा उन चीज़ों को बनाऊँ जो सीजनल हों, जो मैं भी ट्राई करूँ तो आपको भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। बट हमारे प्रोफेशनल शेफ्स प्रोग्राम पे इतनी मज़े की रेसिपीज़ तैयार करते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको मैक्सिमम जो है उसका एडवांटेज दें। जी, ये बिस्किट्स जो हैं वो बाकी के लगा देते हैं। अब ये जो जेली है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है। हो गया, बस इनफ। कुछ हम अपनी फनकारी भी और करें। इसका मज़ा तभी आएगा जब ये बहुत चिल्ड होगा। बेस्ट है कि रात को बना के सो जाएं अच्छा। और सुबह उठ के बिल्कुल चिल्ड अब आपका ये मैंगो अच्छा डिलाइट। खासा उबल गया, हाँ बस बहुत है। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम कूल डाउन करेंगे। अब तो ये फिर वो- जाएगी क्रीम। अच्छा, अब हम डाल रहे हैं क्रीम। क्रीम। गाइस, इस क्रीम में क्या क्या मिक्स्ड है? इसके अंदर मैंने मैंगो प्यूरी ऐड किया है अच्छा, मैंगो प्यूरी ऐड की है, कि इसके अंदर भी एक मैंगो का फ्लेवर आ जाए। हल्का सा। हल्का सा। बट इसमें चीनी तो नहीं डाली ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगेन, क्योंकि याद रखें वो थोड़ा सा इसको बैलेंस पे लेके आएगी चीज़, जब ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। अच्छा, अब ये एक और लेयर आ गया हमारा। अब इसके ऊपर आएंगे लास्ट कस्टर्ड। मैंगो। मैंगो नहीं आना अभी? नहीं, कस्टर्ड। कस्टर्ड फिर के बाद- कस्टर्ड आएगा? फिर कस्टर्ड तो आएगा। मैंगो कब जाएगा इसमें? मैंगो बिल्कुल ऊपर आएगा। ओके। अब अगेन द कस्टर्ड इज़ अ बिट वार्म, तो मुझे उसकी घबराहट हो रही है कि वो वाला थोड़ा सा इशू ना आ जाए कि ऐसे करके अगर डालेंगे तो थोड़ा सा हमारा बचा हो जाएगा। तो होता ही है कि एक्चुअली मीठे की ना हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। जो बिल्कुल। लेयरिंग वाली मीठे होते हैं ना, उसके ऊपर लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो फिर या तो बहुत ही मीठा हो जाता है या फिर बहुत ही फीका हो अच्छा जाता नहीं, वो जो प्रोसेसेस होती है ना, जैसे कि अब जैसे कि एक ये लेयर डालना है, फिर उसको कूल डाउन करना है, हम आपको तो इस तरह वार्म करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप हर लेयर को 15 मिनट भी दे देंगे ना,
ओवन के वो फ्रिज के अंदर ठंडी होने के लिए। और ये बाय द वे एक मिथ है कि गर्म चीज़ को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप अगर इस तरह की चीज़ को फ्रिज में रख देते हैं तो वो कूल डाउन हो जाती है। पहले ये कहा जाता था ना कि डोंट इस तरह ना डाला करें, वो ख़राब हो जाता है, चीज़ें क्रीम फट जाएगी, हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता हाँ बिल्कुल ना। बस फ्रूट्स का इशू होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लैक हो जाते हैं और पानी निकलने लग जाता है फ्रूट्स का, तो वो थोड़ा आप अवॉइड करें। वो तब आप उस पर असेंबल कर लें जब बिल्कुल सर्विंग आपने करनी हो। बिल्कुल वो आपके फ्रूट्स फ्रेश लगते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे हो गया है बिल्कुल। अब आप मुझे जेली का बताएंगी क्योंकि जेली बेचारी जो है नहीं, जेली पहले हम मैंगोज लगाएंगे। पहले हम मैंगोज लगाएंगे। नहीं, वो बेचारी जेली जो है वो कुछ पिघल सी रही है, कुछ फनी चीज़ें कर रही है। जेली भी ना एक हैंडल करने वाली चीज़ होती है क्योंकि उसमें जेलेटिन होता है, तो वो जल्दी से ना सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने किया। अब ये अगर आप स्पून या टूथपिक के साथ कर देंगे तो वो नीचे से आपका एक प्रॉपर डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है। अब जाएंगे हमारे फ्रेश मैंगोस। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि ये पूरा फ्लावर बनेगा मैंगोस का। चले जी, फिर आप मैंगो का फ्लावर बनाएं, मैं फिर ब्रेक में जा रही हूँ। Okay. क्योंकि अभी हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट हाई अचीवर भी हैं, तो हमने उनसे भी बातचीत करनी है। तो ऐसा करते हैं कि हम चले जाएंगे ब्रेक की तरफ एंड एंड में हम आपके साथ ऑफ कोर्स डिज़र्ट भी शेयर करेंगे। सेलिब्रेशन का दिन है, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ऑन द 14th of August। तो जब बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस तरह मीठे का भी घर में एहतमाम कर लें और उसको भी इंजॉय कर लें, तो बड़े मज़े की एक चीज़ हो जाएगी। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद मिलेंगे अदील बरकी साहब से और एक हाई अचीवर से। बेशक इंशाल्लाह और हमेशा हमेशा हमारा पाकिस्तान आबाद रहे। दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द फिनोमिनल, द लिविंग लेजेंड अदील बरकी साहब हमारे साथ हैं। और ये बात आज बातें करते करते रियलाइज़ किया कि द मोस्ट अमाउंट ऑफ, आप देखें कि एज अ सिंगर, एज अ मेन स्ट्रीम सिंगर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना अपनी जगह एक मुश्किल चीज़, उसके साथ साथ एक हुब्बुल वतन, एक अस्करी सिंगर का लेवल अचीव करना, और वो भी यंग एज पे आपने अचीव किया माशाल्लाह। तो भैया जब यंग एज की बात करते हैं तो आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन है। yes. और उनके साथ उनके जितनी है उनसे हल्की सी ज़्यादा ब्रिलियंट उनकी अम्मा भी हैं। ओ माशाल्लाह। ज़रा इनसे मुलाकात भी करते हैं क्योंकि भैया देखें बड़ी मेजर एक और बाय द वे द बेस्ट थिंग इज़ कि हमारे साथ डॉक्टर समिया ज़फ़र चीमा हैं जो मदर तो हैं बट शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ वुमन जो घर और अपना काम और सब चीज़ें साथ लेके चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। एंड देन द फैक्ट दैट खुद तो माशाल्लाह बीइंग अ ब्रिलियंट पर्सन, एंड देखें डॉक्टर्स को तो आप और मैं हमेशा कहते हैं वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजे हुए हैं हमारा ख्याल रखने के लिए और हमें मतलब शिफा देने के लिए। अल्लाह ताला शिफा इन्हीं लोगों के थ्रू हमें देते हैं। सो अ ग्रेट प्रोफेशन। देन और बाय द वे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जो इनोवेशन में भी, नॉलेज में भी और ब्रिलियंस में भी। एंड देन द यंग मैन, द मैन ऑफ द आवर, भाई क्या बात है इनकी। 11 साल पे उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए जो लोग सारी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। हम 11 साल के हैं और 7वीं जमात में हैं। हमारा नाम है मोहम्मद इब्राहिम हुसैन गिल। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम हुसैन गिल। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपको मोहम्मद बुलाऊं, इब्राहिम बुलाऊं, हुसैन बुलाऊं या गिल बुलाऊं, पहले खुद ही बता दो मुझे। इब्राहिम बुला लें। इब्राहिम बुला लें। आज इब्राहिम बुला लूं, नेक्स्ट टाइम आओगे मोहम्मद बुला लूंगी, उसकी अगली बार हुसैन बुला लूंगी। ऑडियंस को हम कंफ्यूज ही रखेंगे। डन है। अच्छा, सो द ब्रिलियंट इब्राहिम इज विद अस। अब इब्राहिम ने ऐसा क्या किया भाई? इब्राहिम इज अ टेनिस प्लेयर। इन्होंने पिछले 3 सालों में, अब गौर से सुनिएगा भैया, पिछले 3 सालों में मोर देन 50 नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल
कि इन्होंने जीते भी हैं और रनर अप की ट्रॉफीज भी इन्होंने अरे वाह वाह वाह। सो विनर एंड रनर अप कंसिस्टेंटली ये रहे हैं। और सोचे कि 50 से ज़्यादा बच्चा इतनी पढ़ता छोटी भी सी है, उम्र में। पढ़ता भी है और अपने 100 और काम भी करता है। मैं तो कहता हूँ कि ये क्रेडिट इनकी मदर को हम सल्यूट करते हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए एक हीरो को लेके आगे चल रहे हैं। बट एक मेजर सवाल बनता है दिल भाई कि टेनिस एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे भूत सवार होता है किसी को क्रिकेट का, एंड देन ऑफ कोर्स हॉकी इज़ अ नेशनल स्पोर्ट। हॉकी क्रिकेट से कम ही लोग बाहर निकलते हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करते हैं, फिर इनसे शुरू करेंगे कि मुझे आई एम श्योर कि इनकी यादाश्त से पहले की आपकी यादाश्त होगी। जी, ये पहले क्रिकेट ही, जैसे वो पाकिस्तान में मज़ार है वो है भी क्रिकेट का ट्रेंड ज़्यादा है, तो ये घर में भी क्रिकेट ही खेला करते थे। तो ये बस जो है ना अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ताला इसको इस साइड पे ले आया है कि हमारी पोस्टिंग हुई विहाड़ी में। इसके फादर जो है ना गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे हमारी अपनी जो कॉलोनी है ना वहाँ पे टेनिस कोर्ट्स थे। अच्छा, तो वो ऐसे जैसे इवनिंग में बच्चे जो है ना एक्टिविटी के लिए जो इन्होंने स्टार्ट किया था, इसके पहले इनके फादर ने स्टार्ट किया, उनको देख के इसने भी स्टार्ट कर लिया। कितनी पुरानी बात है? ये जी है कोई 4 इयर्स पहले की बात है। तो फिर इसने वो मैं सिर्फ 7 इयर्स का था मैं और भी छोटा था। जी, तो वो फिर ऐसे जैसे वो कॉलोनी में सब बच्चे जो है ना वो एज एक्टिविटी अपने फादर्स के साथ जो है ना बच्चों ने ये रूटीन में जैसे होता है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे इनके स्कूल ने एक दफ़ा समर कैंप था इनके स्कूल का ना, तो वहाँ पे इन्होंने विन किया। क्लास 10 की गर्ल थी, तो इन्होंने विन कर लिया। तो वहाँ पे एक आए हुए थे कोच, तो उन्होंने इसकी गेम देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गेम है, तो आप इसको जो है ना नेशनल लेवल पे जो है ना पार्टिसिपेट करवाएं। उस तरह इसकी जो है ना ये टेनिस का जो है ना जी स्टार्ट हुआ। आपको कब लगा इब्राहिम पहली दफ़ा? अब ज़रा आपसे भी बात कर लें, मैं ज़रा बैक स्टोरी सेट कर लें। तारीफ़ें भी हो गई, अम्मा ने भी कहा, एंडोर्समेंट दे दी, हुन मैंने अपनी स्टोरी बताओ। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? कब एहसास हुआ कि टेनिस मैं खेल सकता हूँ और बाकियों से शायद थोड़ा बेहतर ही खेल लेता हूँ? ये एहसास कब हुआ? जब मैंने टेनिस खेलना शुरू की तो मैंने पाकिस्तान के लेजेंड्स को देखा, एहसान उल हक, अकील खान और रशीद मलिक। मैंने उन्हें देखा कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते और इंटरनेशनली अच्छा खेलते हैं, तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिली कि मैं भी उनकी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। लेकिन शौक क्रिकेट का था? पहले मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, तो ये बताओ कि जब पहली दफ़ा कंपटीशन का हिस्सा बने, खेल तो बंदा लेता ही है, कोर्ट पे भी आप अब्बू को भी चैलेंज कर दिया, इसको भी चैलेंज कर दिया, लेकिन जब पहली दफ़ा ऑन ग्राउंड प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पे, पहले नेशनल खेला था? नेशनल, पहले नेशनल खेला था, उसके बाद प्रोविंशियल। जी बेटे कोई काम सीधा किया एंज करके मैं गया हूँ। अच्छा, तो जब पहली दफ़ा खेला मैच इस तरह करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो कैसा लगा? अच्छा लगा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे भी पता था कि मेरा पहला मैच है, तो रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा आना नहीं था, ये मुझे भी पता था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं बस ये एंजॉय करूँगा। ये वो असल में इसका फर्स्ट मैच जो आया था ना, क्योंकि इसमें ये टेनिस में ये होती है कि आप जैसे आप पार्टिसिपेट करते हैं ना नेशनल टूर्नामेंट, तो build up to it. जी आपके पॉइंट्स होते हैं, आपकी रैंकिंग होती है। बिल्कुल। तो इसका जो पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर था ना, इसका फर्स्ट मैच उसके साथ आ गया था। या अल्लाह, फर्स्ट राउंड, इसमें राउंड्स होते हैं ना, ओए मेरा तो बच्चा। हाँ जी, इसका फर्स्ट राउंड उसके साथ आ गया। तो ज़ाहिर है इसने लेकिन बड़ा अच्छा इसका रहा मैच, इसने बड़ा अच्छा कम्पीट किया। तो ज़ाहिर है इसका भी ख्याल था कि इसकी अच्छी गेम है, उसके फादर का भी ख्याल था इसकी अच्छी गेम है। तो फिर उस बच्चे ने बताया। डॉक्टर साहब, बच्चे आपके कितने, इफ यू डोंट माइंड माय आस्किंग, हाउ मेनी चिल्ड्रन? जी 3 सन और 1 डॉटर। माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। स्पोर्ट्स में सिर्फ यही है? जी वो स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में खेलते हैं, लेकिन नेशनल में नहीं, वो फुटबॉल खेलते हैं। इनकी रैंकिंग कहाँ पे है बच्चों में? ये लास्ट हाँ, मैं चक ले जाऊँ, मैं सबसे छोटा हूँ। हम लाडू बेबी हैं, लास्ट बेबी हैं, और हम अब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी बन लेकिन गए। वो कहते हैं ना कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, और ये जनाब मैं जुगन आपका मैं तो कहती हूँ पिछले भाई बहन का भी जहानत और अपनी जहानत सारी मिक्स होके इसमें आ गई। अच्छा देखें, सही क्या गलत? आपके शो को खवातीन बड़े गौर से देखती हैं, तो मैं कुछ मर्द भी देख लेते हैं। सारे देखते हैं, तो मैं माओं को स्पेशली कहना चाहूँगा कि आज ये जो आप एक प्राइड और प्राउड मदर देख रहे हैं, आप सब ऐसी माएँ बन सकते हैं। अपने बच्चों में छुपे हुए टैलेंट को निकालें, उन्हें टाइम दें। भाई आपकी अपनी अम्मी ने कितनी आप पे मेहनत की? बहुत की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना कि व्यूअर्स, किसी भी इंसान की सक्सेस, मैं एक बात बताऊँ, एट द एंड ऑफ द डे भैया कितनी भी बड़ी अचीवमेंट कर लो, जब तक मामा की आंखों में कहीं
फ़ख्र या कोई वर्ड नहीं निकलता ना, आई डोंट नो इब्राहिम आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, बट जब तक दुनिया तालियां बजा रही हो, जब तक मामा और बाबा, अब्बू तो खैर मेरे 21 साल की थी तो वो दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे माशाल्लाह। बट द पॉइंट इज आप सोचे, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू मेरा बेटा। जब जीत के आते हो तो मामा क्या गिफ्ट करती हैं, क्या बना के खिलाती हैं या क्या डिमांड करती हैं? मामा वहाँ पे साथ बैठी होती है, तुमने कौन सी हांडी पकानी है जाके दिल भाई, वो तो साथ साथ होती। अच्छा अपनी तरह बताया ना, आप दोनों की एक बिजनेस रिलेशनशिप भी है दोनों की, वो जी, क्या है? असल में ये है कि ज़ाहिर है कि इसके फादर की तो गवर्नमेंट जॉब है, वो पंजाब गवर्नमेंट में हैं, तो वो तो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते और ना, आप ज़ाहिर है अपने आवर्स को मैनेज कर सकते जी, हैं। सम टाइम तो इसके पूरा 1 मंथ जो है ना वो टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर मैं ही इसके साथ ट्रैवल करना होता है। तो बाकी बेचारे वो फिर घर तो फिर मैनेज हो ही हो ही जाता जाता है, जी, हो manage जाता हो ही है। जाता तो है। वो मैंने- ज़ाहिर है इसके साथ तो मोस्टली जो है ना मैं ट्रैवल करती हूँ, तो क्योंकि हमारी पोस्टिंग ऐसी होती है कि वहाँ पे तो टूर्नामेंट तो होते नहीं हैं। बेसिकली आप इनका स्पोर्ट्स का करियर मैनेज कर रहे हैं जी, As- इसकी as- कोई फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ड्रिल्स वगैरह होती हैं इनकी फीट मूवमेंट की, तो वो भी ज़ाहिर है वो फिर मैं मॉर्निंग में करवा लेती हूँ इसको। फिर इसके फादर जब जॉब से आते हैं इसके बाबा, तो वो फिर इसकी जो है ना, क्योंकि हमारी पोस्टिंग ऐसी है कि वहाँ पे कोई कोच तो अवेलेबल नहीं है ना, तो वो फिर इसकी जो है ना वो कोच भी इसके फादर हैं इसके। अच्छा, तो वो प्रैक्टिस करते हैं फिर इसके साथ, फिर इसको क्लब ले जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है ना इसको 2 आवर्स के, फिर घर आता है, फिर कोई 2 घंटे ब्रेक करता है, फिर जाते हैं। बट अदील भाई क्या ये बेहतर तरीका नहीं है अपने बच्चों को रेज करने का? हम कुरान पाक पढ़ाने के लिए कारी साहब रखते हैं, बच्चे के उर्दू कमज़ोर है उर्दू टीचर रखते हैं, हम हर चीज़ के लिए दूसरे लोग असाइन करते इसको हैं। कुरान पाक भी मैंने खुद पढ़ाया है मैं वही कहने जी, लगी और थी। इसने आज तक कोई ट्यूशन नहीं, माशाल्लाह ये टॉप हमेशा क्लास में ना, 1-2 दफ़ा हुआ है कि सेकंड आया, लेकिन ये टॉप करता था क्लास में हमेशा। डॉक्टर साहिबा हम कभी थर्ड पे नहीं पहुंचे तो आप सेकंड पे अफसोस कर रहे हैं। लेकिन आप देखें जुगन ये देखिए कि ये टॉप करता था क्योंकि इसकी मदर इसे एज अ टीचर पढ़ाती थी। वही तो मैं कह रही हूँ ना भैया, हम अपने बच्चे जो है ना वो डेजिग्नेट दूसरे फर्क लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट डॉक्टर साहब आपको भी पता है बच्चों के साथ हमें कितना जी। फिर वक्त मिलता है एज मदर्स। जी। सो बॉन्डिंग का भी अच्छा तरीका, और सबसे बड़ी बात तहफ़्फ़ुज़। जी, बच्चे को जैसे माँ या बाप या भाई या बहन प्रोटेक्ट करेगी और कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। यस। सो बेटा व्हाट्स द प्लान नाउ? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि अभी मैं 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अमेरिका में ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद ATF और ITF के टूर्नामेंट्स खेलूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। विंबलडन भी खेलोगे ना? विंबलडन भी खेलोगे ना? जी। हाँ, क्योंकि मुझे तो विंबलडन का पता है, तो जो कहता है ना हमने विंबलडन खेलना, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है सेट हो गए। अभी ये मई में साउथ एशियन चैंपियनशिप मैं उधर ही आना चाह रही थी कि जो इनका एक्सपीरियंस। अब बेटा नेशनली तो आपने खेला, पूरा पाकिस्तान आई थिंक घूम ही ले होगे जी। मोस्टली। ये बताओ कि जब पाकिस्तान से बाहर जाने का पहला एक्सपीरियंस कौन सा था और क्या था हम स्पोर्ट्स के लिए? हम श्रीलंका गए थे, वहाँ मेरे ख्याल में 12 टीम्स थी, बॉयज़ और गर्ल्स का कंपटीशन था, उसमें ग्रुप्स बने थे, फिर हमने ग्रुप्स में भी अपने सारे मैच जीते, सेमीफाइनल में हमने इंडिया को हराया और फाइनल में हमने श्रीलंका को हराया। अरे वाह। और जान ये मई में हुआ है, मैं एंड मई ऑफ में। में एंड ऑफ 2020 मई 2025। जी, तो 25 मतलब कुछ ही माह पहले की जी, बात जी। है। अब नेक्स्ट कौन सा है अभी आपका? मैं 22 अगस्त को जाना है सिंगापुर, एशियन कंपटीशन है, इसमें पूरे एशिया से 12 टीम आएंगी। डॉक्टर साहब ताड़ी मौज हो गई। हॉलीडे थे। नहीं, इसमें ये वो टीम के साथ जाता है ना, तो इसमें कोच होते हैं, ये इनकी टीम में ये 3 प्लेयर्स होते हैं और कोच होते हैं। कोच होते हैं। जी। वाओ। तो ये बताइए कि आपका इनके लिए क्या ख्वाब है, क्योंकि स्पोर्ट्स तो अपनी जगह है, लेकिन तालीम के पॉइंट, बल्कि आपसे पहले ही वापस आ रही हूँ बेटा, ये मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से किधर क्या इंटरेस्ट है? मैं पहले है तो अगर मैं अच्छा टेनिस प्लेयर बन गया तो पढ़ाई साइड पे रहेगी, और अगर है कि मैं ये भी हो सकता है कि साइड पे क्या रहेगी, पढ़ाई का मुकम्मल तो करनी है, BA तो करना है ना बेटा, हाँ जी। इतना तो पढ़ना है ना। जी, लॉ ग्रेजुएशन का है प्लान के, लॉ ग्रेजुएशन की ना। ग्रेजुएशन तो करनी है। जी। तो उसमें सब्जेक्ट्स कौन से? लॉ कह रही हैं जी, लॉ में ग्रेजुएशन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर लॉ की तरफ गए और उसको परसू किया तो वकील बनोगे या जज की तरफ जाना है? मैं CSS करूँगा। वाह। मेरा बच्चा। अरे अजाइम बच्चे के कितने अच्छे हैं। और तरबियत है ना भैया, घर में पढ़ा लिखा माहौल है, घर में इसके फादर माशाल्लाह जज हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, सो अब्बू की तरह जज भी बनना है?
नहीं, अब्बू को देख के अब हमने CSS भी करना है और साथ में अब्बू के साथ ही टेनिस खेलते खेलते टेनिस प्लेयर भी बनना है, तो अम्मी वाला भी कोई काम सीख लो, थोड़ा सा गायनी भी सीख लो। नहीं मुश्किल है, वो मुश्किल है मेरा लेकिन बेटा। देखिए आपको याद होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम्स में कई छोटे बच्चे इसी तरह टैलेंटेड आए जो अब मुल्क कौम का नाम रोशन करने के काबिल हुए हैं। सर आप सिंगर्स में देखें तो हादिया हाशमी 8 साल की थी जब वो प्रोग्राम पे पहली दफ़ा आई थी और आज माशाल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। बच्ची अभी भी उसकी एज बहुत कम है, लेकिन पहली दफ़ा वो आई थी 8 साल की उम्र पे। तो आई ऑल्सो होप कि इब्राहिम हमारे प्रोग्राम में रेगुलरली आते और वो हैं। भी 14 अगस्त के हवाले से फ़ख्र पाकिस्तान बच्चे हैं ये, असल में ये हमारा फ्यूचर है, असासा हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। तो मैम आपकी होप्स एंड ड्रीम्स क्या हैं? सारा वक्त तो आप इधर दे देती हैं, बच्चों को दे देती हैं। बीइंग ए पेरेंट तो आपको पता है कि जब आपके बच्चों के फ्यूचर में वही आपका मतलब ड्रीम होता है कि ज़ारा ये सक्सेसफुल अगर तो स्टडी में है तो वो भी वो मतलब अच्छी सक्सेस अल्लाह ताला इन्हें नसीब करे। आमीन। और अब ये स्पोर्ट्स में गए हैं तो ज़ाहिर है वो ड्रीम तो यही है कि अल्लाह ताला जो है ना इनको जो इंटरनेशनली जो है ना पाकिस्तान का जो है ना ये ज़ाहिर है बिल्कुल रोशन सितारा बने इंशाल्लाह। और जी, बात ये इंशाल्लाह। ना कि देखिए मैम, और एक बात इब्राहिम याद रखना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जिन भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को देखते हो वो पढ़े लिखे ज़रूर होते जी। हैं, एटलीस्ट उन्होंने अपना बैचलर्स किया होता है। अब तो लोग स्पोर्ट्स के अंदर मास्टर्स भी कर लेते हैं। जी और आप जिस रूट में जा रहे हो वो बहुत अक्लमंदी है। जी स्पोर्ट्स में जितनी देर अल्लाह इंशाल्लाह आपको पीक पे रखे, एक स्टेज पे तो आपको पता है स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमन की एक लाइफ होती है, फिर वो ख़त्म हो जाता है टाइम पीरियड। उस वक्त आपके पास फॉल बैक करने के लिए सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, एक पूरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा चीज़ों का। पढ़ाई नहीं छोड़नी, प्रॉमिस करो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। नहीं वो कह रहे हैं ना कि फिर मैं पढ़ाई जरा साइड पे कर दूँ, साइड वाली बात पे मैंने कहा लायक बच्चे ना पढ़ाई साइड पे करें, मेरे जैसे अगर कर दे तो खैर है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप बेटा यंग बच्चों को, अपने एज ग्रुप के बच्चों को क्या मैसेज दोगे, और मैम आप क्या मैसेज देंगी ख़वातीन को, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, अ क्वालिफाइड डॉक्टर, अ गायनोकोलॉजिस्ट, और डॉक्टर्स की भी और स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स की हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है। Yes. तो मेरा बेटा क्या पैगाम देगा? मेरा ये पैगाम है कि इस जनरेशन के बच्चे ज़्यादातर डिवाइसेस में अपना टाइम गुजारते, तो है कि उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए कि उनकी हेल्थ बेहतर है। I love you, you're so cute, माशाल्लाह। अच्छा, I have to behave myself, I'm a host right now। इस वक्त खाला फूफो वाली जो ख्वाहिशात है उनको बिठाऊं और ज़रा होस्ट वापस बनूं। मैम आपका पैगाम हमारी उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठ जाती हैं। जी, इसमें यह है कि पेरेंट्स जो है ना फोकस तो करते हैं बच्चों की एजुकेशन पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी जो है ना पाकिस्तान में है कि अवेयरनेस है, बच्चे इसको करते हैं। तो ज़रा फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को लेके आएँ, उससे जब बच्चे को भी कोई भी गेम उसके इंटरेस्ट की देख लें कि जो भी वो स्टार्ट करे, कोई एक गेम एटलीस्ट जो है ना अपने बच्चे को उसमें ज़रूर लेके आए। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट है, एजुकेशन की निस्बत ना स्पोर्ट्स में ना बहुत एफर्ट है। थैंक यू। और यहाँ पे अदील भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, आप और मैं वो जो कहते हैं ना कि दोनों भाई बहन आज यहीं पे ही हैं। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा सच में, ढेरों दुआएं मेरी तरफ से। थैंक यू। मेरा बेटा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको बस करोड़ों आप सब दुआ कामयाबी से- कीजिएगा इनके जो अगस्त में अभी जा रहे हैं, तो अगर ये विन करते हैं, ये टॉप 3 में आते हैं ना, तो इंशाल्लाह फिर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। जी जी, और यहाँ पे भी आएंगे जी, इंशाल्लाह। बताने के लिए। इंशाल्लाह। डन है। मजीद एक चीज़ अब ऑनर हो चुकी है, तो अब आपको कुछ ना कुछ हम तो तो जीत फूलों के आना हार ही- के साथ वेलकम नहीं करेंगे। आप तो जीत के आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमने टीवी पे पीटीवी पे स्टेट चैनल पे कमिटमेंट कर दिया कि हम इनको बुलाएंगे भी बात करने के लिए, तो अब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और मेरा बेटा करेगा ज़रूर इंशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने बात की हुब्बुल वतनी की, कल इंशाल्लाह 14 अगस्त है और आप बड़ी स्पेशल सेलिब्रेशंस देखेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे। बट बीइंग
मॉर्निंग शो होस्ट, मेरा भी जी चाहता है अपना हिस्सा डालूं, तो हमने अपनी सेलिब्रेशन जो है वो सोचा कि हम 13 को भी करेंगे, जबकि 1 से लेके 13 तक हमने एक जर्नी स्टार्ट की और 14th को उसकी क्यूमुलेशन होगी। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटीज़ हैं इन देयर ओन राइट। हम एक भी पर्सनैलिटी से बात करते तो हमारा शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, गुफ्तगू ना ख़त्म होती, बट क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम है तो हमने सोचा कि देयर शुड बी अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। सो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम यासीन, करंटली प्रो रेक्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, बट अगर आप इनकी क्रेडिट को क्या क्या चीज़ें जाते हैं तो लिस्ट बहुत लंबी है। एजुकेशनिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट तो आप हैं ही रिनाउंड, ऑल्सो एक्स प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोता। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू। Then we have with us Professor Dr. Akif Anwar Chaudhary. आप एजुकेशनिस्ट भी हैं एंड वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक बात बताएं मुझे प्रोफेसर साहब के, प्रोफेसर साहब कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब कहना चाहिए? मैं हमेशा इस हायरार्की में फंस जाती हूँ, जब इंसान प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों हो जाता है तो अब तो मुझे ये बता दें कि प्रोफेसर कहना चाहिए कि डॉक्टर कहना चाहिए उसूलन? मेरे ख्याल में यू कैन सी टू योर ईज बिकॉज बोथ आर एप्लीकेबल। Both are applicable, right? क्योंकि sometimes people say call us doctor, sometimes people say call us professor. So I'll just keep flipping. जी बस जो क्योंकि प्रोफेसर दोनों होगा, चीजें बहुत मतलब नहीं, you're talking about जो PhD, you're talking about जो प्रोफेसर होगा वो डॉक्टर जरूर होगा। तो आप प्रोफेसर कह लें अपनी आसानी के तो लिए। यानी कि सारा कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू प्रोफेसर साहब। सी दिस इज व्हाई वी नीड पढ़ा लिखा पीपल ऑन द शो, अदरवाइज मैं तो बेड़ा गर्क कर देती हूँ। देन वी हैव विद अस अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जिन्होंने मेरी राय अबाउट लर्निंग हिस्ट्री इतनी सी गुफ्तगू में बदल दी, एंड शी इज़ लिविंग प्रूफ कि हिस्ट्री कैन बी फन, हिस्ट्री कैन बी इंफॉर्मेटिव, और अगर आपको अपने रूट से इतना भी प्यार है तो आपको अपनी हिस्ट्री में ज़रूर इंटरेस्ट होगा। मैंने इनकी बात ही चोरी कर ली, पहले ही बता दूं कि ये बात इनकी थी, जिधर क्रेडिट बनता है वहाँ ज़रूर देना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना इफ्तिखार हैं, आप हिस्टोरियन हैं एंड चेयरपर्सन हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी, आपने जो मुझे भुगता है ब्रेक में, उसके बाद मेरा इतना तो बनता था प्रोफेसर साहिबा, जो मैंने असल में मैंने व्यूअर्स इनके साथ अपनी पाक स्टडीज़ वाली हिस्ट्री शेयर कर ली, जो आप लोगों के साथ तो मैंने बड़ी दफ़ा शेयर की है। लेकिन वही वाली बात है कि व्यूअर्स, हिस्ट्री हमारी बेशक एक कुछ पॉइंट से अगर आप देखें तो ट्रैजिक भी है, कुछ जगहों पे आप एक एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की भी एक लहर देखते हैं, स्ट्रगल भी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन हिस्ट्री के बारे में जानना, अपने मुल्क के बारे में जानना मज़े की चीज़ भी हो सकती है, और वही चीज़ हम इनकरेज भी करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू घरों में भी। राइट अदील भाई? यस। सो अदील भाई, आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुब्बुल वतनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब के नज़रिए से दिया। हुब्बुल वतनी प्रोफेसर साहब, आपके जहन में क्या आता है? ये एक्चुअली एक ऐसा अनडिफाइंड और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि इसको आप बहुत नैरो किसी डेफिनेशन में डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो इसको देखता हूँ कि ये एक पैशन है, ये फीलिंग्स हैं, और जिसको हम कह सकते हैं कि एक एहसास है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और एज अ नेशन भी। यानी कि ये इंसान का इनफरादी एक सोच है जो अपने तमाम इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें उसका घर है, उसकी लैंड है, यानी जिसको हम वतन कहते हैं, और वो तमाम सिस्टम्स हैं जिसमें वो काम कर रहा होता है। तो उनके साथ एक इंसान का जो ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ की जो ग्रेविटी है, उसको अगर हुब्बुल वतनी का नाम दे दें कि हम अपने उस तमाम इकोसिस्टम के साथ कितने जुड़े हुए हैं, या हमारा कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हमारी बॉन्डिंग्स कितनी हैं, और उसके साथ फिर जब हम उसे नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं तो फिर एज अ कॉम हमारा एक नैरेटिव है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलती है तो हम बड़े एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हमें इतना एंथुजियास्टिक बनाती है? वो हुब्बुल वतनी ही होती है। अभी रिसेंट पास्ट में आप देखें कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो अपार्ट फ्रॉम और मार्का हक कितना खूबसूरत जवाब था। एक ऐसा ये एजेंडा पॉइंट था कि जिस पे सारे लोग एक ही तरह सोच रहे थे। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। ब्यूटीफुली पुट सर। ब्यूटीफुली नरेटिव।
बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने बताई जी। जी प्रोफेसर साहब। जी, जिस तरह कि मैं प्रोफेसर साहब की बात को कैरी करूँगा कि इसको चंद अल्फाज में हम शायद बाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हुब्बुल वतनी एज इट स्टैंड्स टुडे अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना और अपनी खामियों को कबूल करने का नाम भी है। और स्ट्रेंथ्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इस खित्ते में वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्यूमन, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल एक्यूमन एंड इनोवेटिव एक्यूमन बिल्ट इनटू अस। तो शायद हुब्बुल वतनी स्टैंडिंग टॉल का, स्टैंडिंग प्राउड का नाम भी है। और चूँकि मेरी वाबस्तगी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के साथ है, तो मेरे ख़्याल में इसमें अगर हम ये वाला रियल्म या फ़िल्टर लगाएं तो अपनी एक्टिविटीज़ को, नीड्स को, एस्पिरेशंस को, फ्यूचर टारगेट्स को, अपने लोगों की, अपने मुल्क की चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में और स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करने में और फ्यूचर एस्पिरेशंस में ट्यून करने का नाम भी शायद हुब्बुल वतनी है। बिल्कुल सही आपने कहा सर, बिकॉज हुब्बुल वतनी मीन्स समथिंग टू एवरीबडी एंड इट मीन्स एवरीथिंग टू एवरीबडी, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर साहिबा, आपने तो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी ना मुल्क को। जब हिस्ट्री आपने चूज़ कर लिया टू बिकम अ हिस्टोरियन, तो एज ए हिस्टोरियन फोकस तो पाकिस्तान ही रहा ऑफ कोर्स एंड साउथ एशिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपके लिए हुब्बुल वतनी क्या है? आपने तो पाकिस्तान को ही हर चीज़ बना लिया। बिल्कुल, मैं इसको ह्यूमन इमोशंस के साथ जोड़ना चाहूँगी। वो इंसानी जज्बात, वो इंसानी एहसासात जिसमें ओनरशिप शामिल होती है टूवर्ड्स योर टेरिटरी। जो आपका इलाका है, जो आपका वतन है, वो आप छोटे लेवल पर भी उसको देख सकती हैं अपने घर के हवाले से और अपने इलाके के हवाले से, और बड़े लेवल पर भी जैसे एज अ नेशन अभी बात हुई कि उसमें भी हुब्बुल वतनी जो है, मेरे नज़दीक मैडम वो एक आपका वो एहसास और वो जज्बा है जो ओनरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल में हम बीइंग पाकिस्तानी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, एवरी पाकिस्तानी इज़ वेरी पेट्रियट, लेकिन उसमें जैसे जैसे आप ओनरशिप को इंक्लूड करते जाएंगे कि इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, जैसे अभी मिसाल दी गई जंग के हवाले से या चीज़ों को या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के हवाले से, तो मेरी एज अ हिस्टोरियन ये ऑब्जर्वेशन है और शायद ये मैं फ्यूचर जनरेशन को एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि ओनरशिप के हवाले से पाकिस्तान हमारा वतन है, इसकी अच्छी चीज़ें भी हमारी हैं और इसकी बुरी चीज़ें भी हमारी हैं। तो चले फिर मैं एक चैलेंज आप लोगों को देती हूँ। आप चारों लोग जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आप चारों के पास मोर देन इनफ अपॉर्चुनिटीज़ थी पाकिस्तान छोड़ के जाने की। यहाँ पे अगर आप 100 कमा रहे हैं तो बाहर जाके जब डॉलरों में ही वो 100 रुपया कमाया जाएगा तो उसकी वर्थ 285 रुपीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? सो आप लोगों के लिए पर्सनली पाकिस्तान क्या मीन करता है? दिल भाई आपसे शुरू करूँगे ना, विल गो डाउन, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात तो ये ना कि ज़्यादातर ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे टैलेंटेड कदावर पर्सनालिटीज़ को ज़्यादातर बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और लोग चले भी जाते हैं, बट यू स्टेड। आई वॉन्ट टू नो वाई, इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग। जी अदिल भाई। आई डोंट वांट टू बी, आपको तो सिटीजनशिप भी ऑफर हुई थी, हुई 2 जगह की हुई, और नहीं दुबई ने भी गोल्डन वीज़ा दिया, बट आई डोंट वांट टू बी अ फसली बटेरा। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन्हें डट के मुकाबला करना चाहिए। मुश्किलें सदा के लिए नहीं होती हैं और आप अपने फैमिली को और अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं और फिर आप हकदार होते हैं उन खुशहालियों का जिनके लिए आपने सेक्रीफाइस किया होता है। और मैं समझता हूँ हमारा जीना मरना इसी धरती में है और इंशाअल्लाह हम अपने वतन अज़ीज़ की वो कामयाबियाँ भी देखेंगे जिनके ख्वाब शायर मशरिक़ ने और कायद आज़म ने देखे। बेशक। जी प्रोफेसर साहब। जी, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है कि जिस पे सवाल पूछा ना, मुश्किल भी है और इसके ऊपर बसा औकात इंसान रिव्यू करना शुरू कर देता है कि वाई आई डिडंट डू दिस, कि मैंने माइग्रेट क्यों नहीं किया और मैं चला क्यों नहीं गया। टू मी पर्सनली कि मैं तो फर्स्ट सिटीज़न के तौर पे रहना चाहता हूँ, मैं अपने आइडेंटिटी को कभी नहीं खोना चाहता। मेरी आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी while living in my own country is much better than earning dollars from US and from other part of the world. तो इस लिहाज से मेरी जो पहचान है, मेरी जो शनाख्त है अपने मुल्क में, और मतलब मैं अपनी अगर बहुत बचपन से लेके आज तक देखूं
तो मुझे बाय नेम लोग कितने हज़ारों लोग मुझे जानते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जाके तो आप गुम हो जाएंगे, आपको कोई जानने वाला नहीं होगा। कंपनी के अंदर काम करने वाले कॉग होते हैं और वो तो ये बॉदर भी नहीं करते बताना कि ये पाकिस्तानी है, जैसे ही आप वहाँ चले गए और उनकी कंपनी का ऐसा हो गया वो आपको अपने मुल्क का बना लेंगे। अच्छा, अगली बात ये कि देखें, आप के बचपन से लेके इस एज तक आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, आपके पेरेंट्स की, आपकी गवर्नमेंट्स की, आपकी बॉसी, आपकी मिट्टी की, मिट्टी की। अच्छा, उसको पे बैक भी तो करना है ना। ये तो नहीं कि हमने यहाँ से एजुकेशन ली, यहाँ का ब्रॉटअप है, हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला और फिर हमें जो है वो हमने उन्हें गुड बाय कहा और कहीं और जाके बस गए और उनको ओल्ड होम में डाल दिया। हाँ, और अपने मुल्क को हमने क्या दिया। देखें, कौमें बनती हैं इंडिविजुअल एफर्ट से जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो एक फ़र्द जो है उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा सिग्निफिकेंट होता है वाइल बिल्डिंग द नेशंस। तो उसमें मुझे कभी इस पे कोई मैं रिपेंटेंट नहीं हुआ या मुझे कभी भी कोई पछतावा नहीं हुआ कि मैं अपने मुल्क में क्यों रहा और बाहर क्यों नहीं गया। तो ये मेरा प्राइड है, मैं तो इसको हमेशा एंजॉय करता हूँ। प्रोफेसर, एम्पल अपॉर्चुनिटीज। जी, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला, और कंटिन्यूसली ये जहन में चलता है। मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन की शुरुआत पाकिस्तान से बाहर से हुई थी। आई केम बैक टू पाकिस्तान फ्रॉम टर्की। वहाँ से पढ़ के यहाँ पे मुझे अपने आप को मुझे जो महसूस होता है कि इंटेलेक्चुअली एक्सप्रेस करने का मुझे मौका मिला हमारे पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। मुझे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, उसमें जो मेरा एक इंटरेस्ट था, जो मेरी फैसिनेशन कैप्चर करता था, वो हमारे, मुझे लगा कि पाकिस्तान में बड़ी अच्छे तरीके से कैप्चर की गई। और उसके बाद मुझे इसी मुल्क से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पीएचडी करने बाहर भी जाऊँ। एंड उसके बाद डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस, माय कंट्री सपोर्टेड मी। और उसके बाद आई एम बैक। यहाँ पे हमें रिसर्च का, कमर्शलाइजेशन का एक R&D इकोसिस्टम बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली, अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और टू सम एक्सटेंट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रिमोर्स। मैं वही बात बताना चाह रहा था कि हम, ये बात तो बहुत क्लीशे है, सीइंग द ग्लास हाफ फुल एज हाफ एम्प्टी, लेकिन देर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब आपका नॉर्थ टू साउथ इतना स्प्रेड हो, एक इवॉल्विंग हायर एजुकेशन इकोसिस्टम हो, जो कि मेरे ख्याल में 2 to 3 decades में इट हैज़ डन वंडर्स। तो देयर आर मैनी मोर लाइक अस, लाइक माई सेल्फ। प्रोफेसर साहब, इट हैज़ डन वंडर्स बिकॉज पीपल लाइक यू, प्रोफेसर साहब आपकी तरह, मैडम आपकी तरह लोग रहे ना। यही तो बात हम अपने व्यूअर्स को, मैंने क्यों आप लोगों से पूछा, क्योंकि यूजुअली जब यंग लोग बैठे होते हैं और कहते हैं आप नहीं गए पाकिस्तान छोड़ के, हम नहीं जाएंगे, 4 साल के बाद वो पासपोर्ट वीज़े लगा के भाग जाते हैं। सो द पॉइंट इज़, वो लोग जिन्होंने एक्चुअली एक अरसा इस मुल्क को दिया है। मैं भी बीइंग अ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट छोड़ के आई वहाँ से, सब ने कहा पागल हो तुम, पागल हो, क्या करियो, पासपोर्ट तो ले लो। मैंने कहा सीधी बात है, जो मुझे इज्जत यहाँ मिलनी थी, जो अल्लाह का शुक्र है इनकम मैंने यहाँ पे कमाई। लोग कहते हैं कि आप बाहर ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप अपने मुल्क में भी रह के कमा सकते हैं, आप चेयरपर्सन ऑफ द हिस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं। अगर आप देखें, आपने स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड बनना है या बिग फिश बनना है अपने पॉन्ड के अंदर। स्मॉल पॉन्ड नहीं है, ये भी बहुत बड़ा पॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, तो तब आपने अपनी लॉयल्टी दिखाई ना टू योर नेशन। जी मैम। मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो सब लोगों के पास होती हैं। इसमें स्पेशली जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि दोनों प्रोफेसर साहिबान ने काफ़ी डिटेल से आइडेंटिटी की भी बात की और अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की। मुझे लगता है मैडम कि जो इस वतन की फ़िज़ाओं में है वो कहीं नहीं है। मैं दुनिया में 10 ममालिक ख़ुद अपनी आँखों से देख चुकी हूँ, और वो शायरी की ज़बान में कहते हैं मैं कहीं भी गया तो पलटा इधर ही आया। तो जो कुछ आपको अपने वतन में मिल सकता है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिल सकती। इमिग्रेंट्स बहुत एक अच्छा रेड पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, ये दुनिया इसके अंदर बटी हुई है, लेकिन मेरी ज़ाती हैसियत में ये ओपिनियन है कि आप बेसिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें। आर कंट्री इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री, ज़ाती तौर पर मैं ये समझती हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसमें हम जैसे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, कि हम लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करें जिससे हमारा यंगस्टर
अट्रैक्ट हो। वो आपकी इजाज़त से मैं इस पॉइंट पे ना जी जी किचन की तरफ जाके ब्रेक की तरफ जाऊंगी, क्योंकि sure. ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो आई वांट टू कम बैक टू यू। जी हम बात कर रहे हैं कि हम अपने यूथ के लिए या अपने मुल्क के लिए कुछ करें, जी जी तो फिर वो क्या करें एक्चुअली। तो हमारी गुफ्तगू का एक्चुअल जो निचोड़ होगा वो ये होगा जो ब्रेक के बाद होगी। और मैडम ने मुझे परफेक्ट क्यों दे दिया, तो मैम आपकी इजाज़त से जल्दी से किचन की तरफ बढ़ेंगे। जी मैम। बिल्कुल रेडी है। जो हमारा डिज़र्ट है मैंगो डिलाइट वो रेडी है। जिस तरह कि मैंने बताया था कि हमने फ्लावर बनाना है मैंगो का और ऊपर हमने जेली को ड्रिजल करना है। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, खुश Welcome. रहो, आबाद रहो। और व्यूअर्स यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कैसे पाकिस्तान को, आप मैं हम, नॉट गवर्नमेंट, नॉट आर्म्ड फोर्सेस, नॉट एनीवन, हम एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैम आपको एक बड़ा खूबसूरत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देंगी कि किस किस ने फिर क्या क्या किया और किस तरीके से हमें ये मुल्क मिला, और फिर अब हम क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. Brilliant and very accomplished personalities with us. लेकिन अब प्रोफेसर साहिबा, हमने आपको इन बिटवीन छोड़ा था, अब हम वापस आपके पास आ गए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऑफ द जर्नी टिल हियर, एंड देन मैम उसके साथ प्लीज़ व्हाट टू डू। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले जो बात ख़ासतौर पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कहना चाहूँगी मैडम, वो ये बात है कि हम समझते हैं कि जो तारीख़ है ना वो पास्ट की चीज़ है और हम उसको सिर्फ पास्ट में ही डिस्कस करते हैं और भूल जाते हैं। जैसा आपने शुरू में बयान किया, मेरे नज़दीक जो तारीख़ है वो पास्ट की चीज़ नहीं है। तारीख़ की डेफिनेशन में हम चीज़ों को पास्ट के साथ रिलेट करते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ये हिस्टोरियन का काम होता है, यानी हम अपने माजी की गलतियों से सीखते हैं और मुस्तकबिल में लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि व्हेन यू एक्टेड लाइक दैट, तो फिर उसके क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो हो सकते हैं, हम नेक्स्ट में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश ना करें। तो हिस्टोरिकली अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें, जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया था हिस्ट्री के हवाले से व्हेन आई वाज टीचिंग टू अंडर ग्रेड्स और एमफिल और पीएचडी, तो मैंने उसमें ये इंटरेस्ट क्रिएट किया था कि ये जो जितने हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में शख्सियात को देखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, तो जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ है वो सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू होती है और कायद आज़म पर ख़त्म होती है। यानी अगर हम उस पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो मैं उसको बहुत मुख्तसरन आपको बताऊंगी कि सर सैयद वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों की तकलीफ़ को समझा और उसके लिए रेमेडी दी। यानी हिस्टोरिकली अगर आप उसको देखें, मुसलमानों के बैकवर्डनेस को समझा और कहा कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल करो, तो तभी तुम अपने अंग्रेज़ हुक्मरान के साथ बाकायदा बातचीत कर सकते हो या उसकी बात समझ सकते हो। और वो जो टू नेशन थेरी है कि हम वो लोग अलहदा हैं और हम लोग अलहदा हैं, इसके पीछे सदियों का सफ़र है, उनकी और हमारी चीज़ों में डिफरेंस है, तो पहली आइडेंटिफिकेशन हमें उनकी तरफ से आती है। और उसके बाद अगर इसी सिलसिले को आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ाएं तो जितने मुसलमान लीडर्स हैं उन्होंने हर एंगल से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूशन जैसे फॉर इंस्टेंस सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी है और उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी है। फॉर इंस्टेंस जिना मोहतरम हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बाबाए कौम हैं, उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ भी इसी तरीके से किया कि वो सब कौमों को साथ लेके चलना चाहते थे उस वक्त। ठीक है, वो आप कह लें कि प्लूरल सोसाइटी के बारे में देख रहे थे। अगर आप उनका शुरू का जर्नी देखें
कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें सब कौमों को साथ लेकर चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है मिसाक लखनऊ इस बात की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि तमाम कम्युनिटीज जी लखनऊ पैक्ट आपने अभी एग्जाम्पल दी कि पहले सिर्फ मुसलमान नजर आते थे, अब एकदम से दिमाग में टू नेशन थियरी आई, फिर मैंने कहा पता नहीं गलत वाला तो नहीं बोल रही, फिर ठीक है। तो वो शेड्स जिसे कहते हैं डिफरेंट शेड्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, चौधरी रहमत अली हैं, जिन्होंने अपने दायरे के अंदर रहकर कंट्रीब्यूट किया कि अगर हम एक वतन की तरफ जाना चाहते हैं तो एज अ लीडर और एज एन इंडिविजुअल मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम ये भी तो बात हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये बात बड़ी आम कही जाती है कि एट वन पॉइंट जब कायद डिसाइडेड, एट वन पॉइंट उनकी थोड़ी सी हिम्मत जो है वो ज़रा कम हुई, उन्होंने कहा नहीं होता नजर आ रहा, तो वो अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने उनको लिख के वापस नहीं उनके वो खतूत मैडम पब्लिश भी हो चुके हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस, इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूं जी, कि मैं गलत ना कह दूं, कॉरेस्पॉन्डेंस क्योंकि अक्सर मैं गलत बात कहती हूं। बट अब ये वाली बात जब हम करते हैं तो ना सिर्फ अपनी लीडरशिप को देख रहे हैं बट सबको साथ लेके चल रहे हैं। जी जी, अगर किसी के पैर डगमगा रहे हैं तो उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे तो अब आजकल तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब सिर्फ एज अ सिंगल इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉट इवन एज अ फैमिली। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो वतन का कॉन्सेप्ट होता है या पेट्रियटिज्म है ना मैडम, जिसको इसी के साथ रिलेट करते हैं, वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल मेरा पेट्रियटिज्म किसी को नज़र नहीं आएगा अनलेस अनटिल आई कंट्रीब्यूट देयर आई एम। फॉर इंस्टेंस मैं अगर उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं किसी दूसरी की जगह पर जाकर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे यंग जनरेशन को ट्रेंड करना और उनको अच्छे शहरी बनाना है। बिल्कुल सही। और जब दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिटिकल लीडर है, और इसी हवाले से मैं हमेशा मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने वो लीडरशिप के तमाम तकाजे पूरे किए जब वो वापस पलटे। आप ही की बात से आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब वो वापस हिंदुस्तान आते हैं तो उन्होंने वो एक असूली सियासत और मुसलमानों के राइट्स देखें। 1935 में जब वो वापस आ रहे हैं तो मुसलमान उस वक्त बेचारे बहुत बुरी हालत में थे। 1935 के एक्ट के तहत इंतखाबात हुए और मुसलमान बुरे तरीके से उसमें कोई भी एक वजारत हासिल नहीं कर पाए। यानी वो वजारतें जो पंजाब में भी बनी वो यूनियनिस्ट पार्टीज़ की थी, मुस्लिम लीग की नहीं थी। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने 1937 टू ऑनवर्ड एक लोगों को यकजा करके 1945-46 के जो इंतखाबात थे उसमें स्वीप किया, और वो वोट के ज़रिए किया, इंडिविजुअल वोट, जिसमें बाकायदा तौर पर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। तो ये जो लीडरशिप जिसको हम मुस्तकबिल के लिए देख सकते हैं, लीडरशिप इज़ नॉट दिस के मैं सिंगुलर वे में ये कर रहा हूँ। लीडरशिप इज़ दिस के मेरे साथ मेरे राय से इत्तफाक करने वाले लोग भी मौजूद हैं और मेरी राय से इख्तलाफ करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और मेरी लीडर होने की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी है कि मैं उस लीडरशिप का वो दरमियानी रास्ता निकालूं जिसमें से इख्तलाफ करने वाले और साथ चलने वाले मुत्तफिक हो जाएं। तो मेरा ये ख्याल है हम अपने जितने तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, हम वैसे तो नहीं बन सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब लोग ये कहते हैं कि जी अल्लामा इकबाल की तरह से हम उनके फुटस्टेप को फॉलो कर सकते हैं या कायद आज़म की तरह से बन सकते हैं, देखें कायद आज़म एक ही था और हमारी जो हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो हम उनकी चीज़ों को आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सोसाइटी में हो। और मैं ज़ाती तौर पर मैडम जो आपको प्रेजेंट के साथ रिलेट करके बताना चाहती हूँ यंगस्टर्स के हवाले से, देखें इंसान होने की हैसियत से, माशरे का फ़र्द होने की हैसियत से हम सब की ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर हर शख्स उस बॉक्स के अंदर रहकर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा तो सोसाइटी में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीधी राह पर चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स के हवाले से ये तारीख़ का वो सबक है जिसको हमने पढ़ा और एक्सपीरियंस करते हुए लोगों को देखा। पाकिस्तान में जब भी देखें, अभी भी जो वॉर की बात हुई है उसमें भी पाकिस्तान सब लोग एक मुट्ठी थे, कोई इख्तलाफ नहीं था, तो हमने इसको जीत लिया। बिल्कुल। तो नेशन जब एक मुट्ठी बनकर चलेंगी और सेल्फ अप्रोच नहीं होगी, कलेक्टिव अप्रोच होगी, जैसा कि 1947 में देखने में आई कि सब मुसलमान एक जगह पर मुत्तहिद थे कि जी हमारा एक मकसद है और इस वतन को हासिल करना है। जी, ब्यूटिफुली पुट मैम, एंड वेरी क्विक
summary. I'm very Thank you impressed. very much. I'm very impressed. So कूजे में समंदर बंद किया है। literally. So प्रोफेसर आकिफ, हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने एक बहुत important point raise किया कि मी की जगह वी की तरफ चले जाएंगे to really simplify it. बट आजकल हर बंदा अपनी टो में लगा हुआ है, डिवाइसेस गैजेट से कोई बाहर नहीं निकल रहा। हुब्बुल वतनी की हम बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरह से बात करते हैं? क्या उनको हुब्बुल वतनी वाली सेंटिमेंट कभी उन्होंने फील भी की है? ये एक सवाल है। तो व्हाट शुड वी डू, करें क्या? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है। ये जो 3 लफ्ज़ हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिस तरह प्रोफेसर साहिबा ने वेरी राइटली शी पॉइंटेड आउट, हमें इनका एक तो बहुत केयरफुल इस्तेमाल भी करना चाहिए और ये तीनों अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि हमारा पास्ट जो है वो हमारे प्रेजेंट को डिक्टेट करता रहा है और व्हाट वी डू टुडे इज़ डिक्टेटिंग आवर फ्यूचर। और मेरे ख़्याल में इसमें 2 या 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारे यहाँ कोई मुश्किल इवेंट आया है, हमने देखा है कि एज अ कंट्री हम यूनाइट करते हैं। बिल्कुल। ये रीसेंट मिलिट्री ऑफेंसिव भी था जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ने और लोगों ने सारों ने इकट्ठे मिलकर एक दुनिया को पैगाम दिया कि हम यूनाइटेड हैं। इससे पहले डिफरेंट कैटास्ट्रोफीज़, क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स, अर्थक्वेक ऑफ 2005, जब हमारा जो एक बहुत पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग फिलैंथ्रोपिक सर्कल है जो काफ़ी साइकिल को चलाता रहता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भैया एक्सपर्ट्स ने कितनी कंट्रीब्यूशन जी बिल्कुल। उस दौरान। तो मेरे ख्याल में मैं जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, मैंने शुरू में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का बात किया, उसकी एक्सेप्टेंस को हुब्बुल वतनी की ट्रांसलेशन में मैंने इनिशियली प्रेजेंट किया था। तो इसमें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वी मस्ट लिस्ट आवर स्ट्रेंथ्स एंड एक्सेप्ट आवर स्ट्रेंथ्स। हमें टॉलरेट करना है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करनी है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन की तरफ। बिल्कुल सही। और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वी आर अ रेजिलिएंट कंट्री, वी आर अ रेजिलिएंट पीपल, वी आर एडेप्टेबल एंड वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। हमने यहाँ पे एग्जिस्ट करके देखें, आज वी आर सिटिंग हेयर एंड हैविंग दिस डिस्कशन, और इस तरह के सहने आते रहे हैं, लेकिन वी परसिस्ट। इसको हमें अपनी नेशनल सुपर पावर या स्ट्रेंथ समझ के, अपना वेपन समझ के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें अपने चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उसको हमें इन्वॉल्व करना है। हम यूथ बल्ज की बात करते हैं, हम टुमारो की बात करते हैं, पॉपुलेशन इज अंडर 30। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि एंड राइटली सो, आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि जहाँ जहाँ हमने यूथ एम्पावरमेंट की बात की, हमने यूथ इंगेजमेंट की भी बात की, कि अगर हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो आज हमने आज की बात भी करनी है, हमने उनको आज इंगेज करना है अगर हमें मुस्तकबिल को सिक्योर करना है। तो ये चंद मेरे पॉइंट्स हैं। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, हम अक्सर बात करते हैं कि मुझे जिस चीज़ की अब बहुत खुशी होती है कि गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जा रही है यूथ के ऊपर फोकस करने पे। एक्चुअली ये रियलाइजेशन शायद हम सबको ही बहुत देर से आई कि भाई 70% अवाम अगर आपकी 30 साल से कम उम्र की है और हम बात और कम्युनिकेट हम उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो 35 प्लस हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जिन्होंने हमारे मुल्क को मज़ीद और मजबूत बनाना है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है, उनकी थॉट प्रोसेस, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए अगर पाकिस्तान ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो अपना कोई फ्यूचर देख सकते हैं, तो तभी वो इस मुल्क में रहना चाहेंगे ना। जी प्रोफेसर। मैं पहले तो जो डॉक्टर साहबा ने बात की थी उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसमें चंद पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हम 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं ना, ये इसके शायद क्रिएटर्स चौधरी रहमत अली थे या मुस्लिम लीडर्स थे। ये जब मुगलिया सल्तनत की डिमाइस से आप स्टार्ट करें तो ये एक रिएक्शन के तौर पे हिंदू ने इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना शुरू कर दिया इन कनाइवेंस विद द ब्रिटिश। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि 1871 में उन्होंने आर्या समाज के नाम से एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बनाई थी। यानी आरएसएस का जो वजूद जो आज भी रेलेवेंट है वो 1925 में हुआ था। अच्छा, ये कहते हैं कि जी ये 2 नेशन थ्योरी को मुसल्लत किया कायद-ए-आज़म ने और उनके कंटेम्प्रेरीज़ ने। मैं जोगन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर उस वक्त वो लोग
जो तहरीक पाकिस्तान का हरावल दस्ता थे, जिनको कायद आज़म लीड कर रहे थे, वो बड़ी गैर मामूली पर्सनैलिटीज़ थी। बिल्कुल। अगर वो उस वक्त ना होती तो शायद पाकिस्तान बनने का अमल आगे 100 साल आगे चला जाता। और ये अल्लाह ताला हमेशा जब भी किसी कौम पे आजमाइश आती है ना, तो वो बड़े लोगों को पैदा करता है। और ये जो बड़े लोग हैं, ये ब्लेसिंग थी उस वक्त, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन थी अल्लामा इकबाल की पोइट्री की इन अ थ्योरेटिकल आइडियोलॉजिकल फॉर्म, उसको ट्रांसलेट किया कायद आज़म ने इनटू प्रैक्टिस। उनका इतना क्लोज लाइजन था आपस में कि ऐसे लगता था कि जैसे एक जो साइंटिस्ट है वो एक थ्योरी लिख रहा है और दूसरा साइंटिस्ट उसे लैब में अकॉम्प्लिश कर रहा है इनटू अ प्रोडक्ट। ये वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था। और इसमें लोग कहते हैं जी कि कायद आज़म ने हिंदू मुस्लिम की बात करके बड़ा दुनिया में रिलीजियस डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। सबसे पहले गांधी ने रिलीजन को पॉलिटिक्स में शामिल किया। कायद आज़म ने तो अपनी जो पॉलिटिक्स थी वही कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी। वो तो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा रखना चाहते थे, लेकिन बाद के हालात ने ऐसा कर दिया कि फिर उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर एक रियासत मदीना जैसी आइडियोलॉजिकल स्टेट ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे वहाँ के उस वक्त के पिसे हुए मुसलमान, अगर आज ये आज़ाद वतन हमें ना मिलता तो शायद मैं आप भी किसी हिंदू बनिए की नौकरी कर रहे हो। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि हिंदू माइथोलॉजी में अगर आप जाएं ना, दुनिया के तमाम मज़ाहब को पढ़ के देखें, सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन ओरिएंटेड रिलीजन है वो हिंदू माइथोलॉजी है। बिल्कुल ठीक है, जिसमें ज़ात पात की तकसीम आज भी इतनी ही रेलेवेंट है इन 21st सेंचुरी। जो जब वो लिबरलिज़म की, प्लूरलिज़म की बातें करते हैं, डेमोक्रेटिक होने की बातें मतलब वो पोज करते हैं, लेकिन उनके अंदर तासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगली बात जो आपने की कि व्हाट टू डू, क्या हम इस मुल्क में नई जनरेशन हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखें, आप सब ने ही, आपका कंसेंसस है कि पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री जहाँ पे 65% यूथ, ये एक बहुत बड़ा एसेट है। उसको कैसे कैपिटलाइज करना है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी के वाइस सबसे चांसलर पहले भी तो बैठे हुए टास्क आप लोगों के पास आता है, जिनके पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और आप लोगों के अंडर आते हैं। जी जी। बट उसके बाद भी तो एक दुनिया है ना, दुनिया जिसमें वो निकलते हैं और नौकरी नहीं होती तो फिर बच्चे अच्छा, बेचारे पिटते हैं। दुनिया में आप देखें ना, जितनी भी इस वक्त डेवलप्ड नेशंस हैं, चाइना की एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि उन्होंने अपनी क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्वालिटी में चेंज कर दिया, और वो जितना प्रोग्रेसिवली उन्होंने ग्रो किया है, दुनिया में इतनी प्रोग्रेशन आपको कहीं नज़र नहीं आती कि 30-35 सालों के अंदर दे हैव इमर्ज्ड इनटू अ न्यू चाइना। वो सेकंड बेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, कैसे बनी है? उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी यूथ के ऊपर। और इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी 2 चीज़ें 3 इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी इसको वाइंड अप करता हूँ। लिटरेसी है, एजुकेशन है, और वो एनवायरनमेंट है जिसमें लोग अमन, मोहब्बत और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में सांस ले सकें। भैया, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यस, जो हमारे कायद ने हमें कहा था, ज़्यादा कहीं और इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन हम उस डायरेक्शन में अल्लाह का शुक्र है जा रहे हैं। मार्का हक के बाद एक्चुअली अब लग रहा है कि माइंडसेट्स मजीद लोगों के चेंज हुए हैं और यूथ के चेंज हुए हैं सर, और यूथ को डायरेक्शन देना इस वक्त सबसे बड़ा काम है। देखें, एजुकेटेड यूथ ही पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन हो सकती है, जिसमें मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है, और इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान के ये नौजवान लोग ही कल पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज़ में कन्वर्ट कर देंगे इंशाअल्लाह। कि बहुत ही अच्छी बातें की। अब हम गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे अदील भाई आपके पैगाम और आपके गीत के साथ, आपके मिली नगमे के साथ। लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कंक्लूजन में? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि अब तक की जो भी मिस्टेक्स हुई हमारी मुल्क की तरक्की को लेके, मेरी जनरेशन तक के सारे लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। अब ये वतन यूथ का है, और मुझे बहुत ही उम्मीदें हैं कि हमारी ये जो यूथ
इस मुल्क को संभालने के लिए आगे बढ़ी है, ये हमसे बहुत ज़्यादा समझदार, रहमदिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ज़हीन है। ऑल द बेस्ट टू यूथ और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।